जो हमारे जवानों की है, उनकी आपके साथ बात करना चाहता हूं। जिस मुद्दे को मैं उठा रहा हूं वो 24 लाख जवान 24 लाख जवान और 6.5 लाख हमारे जवानों की विधवा, हमारे शहीदों की विधवा और उनके परिवारों के साथ जुड़ा हुआ ये मसला है। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि जिस मुद्दे को मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, उसी बात का संज्ञान लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को लताड़ते हुए कहा कि आप जो उज्जवल चित्र दिखा रहे हो, आप जो गुलाबी चित्र दिखा रहे हो, वो असल में है नहीं, असलियत कुछ और है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से डाटा भी मांगा है और पॉलिसी की डिटेल भी मांगी है। मैं हमारे जो जवान हैं, आज हम चैन की नींद देश में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे जवान दुर्गम क्षेत्र में, मुश्किलों के बीच में इस देश की सुरक्षा के लिए डटे हैं। लेह में, लद्दाख में, ऐसे एरिया में जहां तैनात रहते हैं जहां -40 डिग्री और कभी कभी -48 डिग्री तक तापमान गया है, -48 तक। और वहां पर हमारे जवान हमारे देश की सुरक्षा के लिए डटे रहते हैं। इन जवानों को न्याय मिले, समानता मिले और सम्मान मिले, इसकी चिंता सभी सरकार को भी करनी चाहिए और हर देशवासी को करनी चाहिए। पुरानी सरकारों ने इसका हर वक्त ख्याल भी रखा और एक मुद्दा था जिसको लेके कोश्यारी कमेटी बनाई गई कि अगर एक जवान एक पोस्ट पे एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए सेवा देता है और फिर रिटायर होता है, उसी पोस्ट पे उतना ही पीरियड उसके बाद कोई जवान काम करके रिटायर होता है और दोनों के पेंशन जब लेने की बात आती है तो उसमें डिफरेंस था, विसंगतता थी। तो एक कोश्यारी कमेटी बनाई गई। कोश्यारी कमेटी ने हमारे देश के जवानों के न्याय, समानता और सम्मान को नजर में रखते हुए 1 रैंक 1 पेंशन OROP की फॉर्मूला दी और वो कोश्यारी कमेटी की सिफारिश UPA 2 कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार के आखिरी दौर में आया। कांग्रेस की उस सरकार ने OROP को, कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को जैसे के तैसे स्वीकार किया। मैं जरूर ये कहता हूं कि उसके बाद जो मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने भी पार्लियामेंट में 17 फरवरी 2014, 17 फरवरी 2014 फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी जो इंटरिम बजट पेश किया, उस इंटरिम बजट में मोदी सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में अपनी बजट स्पीच में कहा कि कोश्यारी कमेटी ने जो सिफारिश की है OROP की, उसको हमारी सरकार पूरी तरह से लागू करेगी। ऑन 26 फरवरी 2014 रक्षा मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा कि कोश्यारी कमेटी ने जो सिफारिश दी है, इसको हमारी सरकार पूरी तरह से लागू करेगी। ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे दिया हुआ प्रॉमिस। उसके बाद 10 जुलाई 2014 फाइनेंस मिनिस्टर ने ये एडप्ट किया
फॉर्मूला जो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स सीजीडीए ने फॉर्मूला बना के दिया कि कोश्यारी कमेटी की सिफारिश ये है, 1 रैंक 1 पेंशन OROP इस तरह से लागू होता है, जो 10 जुलाई 2014 को भाजपा सरकार एक्सेप्ट करती है और उसके बाद 7/11/2015 कुछ चीजें ऐसी होती है ना, घटना घट जाती है, तुरंत उसका इंपैक्ट पता नहीं चलता है, जब उसका आखिर में इम्प्लीकेशन के बाद जब इफेक्ट होती है तब जाके पता चलता है। पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था, सब मानते थे कि कोश्यारी कमेटी ने जो OROP दिया है वो मिल जाएगा। भाजपा सरकार भी बाहर, खुद प्रधानमंत्री जी बार बार मित्रों दिया ना OROP कहते थे। और ये 7/11/2015 को भारत सरकार ने OROP की पूरी डेफिनेशन बदल दी। 2015 में उन्होंने नई फॉर्मूला बना दी। क्या कहा? पहले क्या था, 2 चीज थी। एक, पहला यह देखना है कि कोई भी जवान जिस पोस्ट पे जितना पीरियड काम किया है उसी पोस्ट पे उतना पीरियड काम करने वाला कोई भी रिटायर होगा तो दोनों के पेंशन में भेद नहीं रहना चाहिए। दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन। और उसके लिए क्या कहा था कि हर बार जैसे ही बढ़ोतरी पेंशन में होगी, ऑटोमेटिक पहले रिटायर हुए हैं उनको लागू हो जाएगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये मेन अहम बातें 7/11/2015 7 नवंबर 2015 को OROP लागू करने के नाम पे एक लेटर से पूरा बदल दिया। क्या कह दिया कि जो रीफिक्सेशन, कोश्यारी कमेटी कहती थी कि ऑटोमेटिक और समान होना चाहिए, इन्होंने क्या कर दिया कि रीफिक्सेशन बेसिस ऑफ द पेंशन रिटायरीज कैलेंडर ईयर 2013, माने 2013 में आप रिटायर हुए हो तो उसका फिक्सेशन जो है वो 1 जुलाई 2014 को होगा। 2013 में हुए, 2014 में आपका फिक्सेशन होगा और फिर ऑटोमेटिक नहीं होगा, हर 5 साल के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा। इसका इंपैक्ट क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 2013 में रिटायर हुआ सिपाही है वो और 2014 के बाद रिटायर हुआ सिपाही है, दोनों के पेंशन में बहुत बड़ा फर्क हो गया। एक सिपाही ग्रुप वाई का 31 दिसंबर 2013 को उसका पर मंथ पेंशन मिलता है 6,665। ये नई फॉर्मूला जो भाजपा ने बनाई उसकी वजह से। और उसी पोस्ट पे उसी का टेन्योर का ग्रुप वाई का सिपाही दूसरा जो रिटायर्ड होता है 1 जनवरी 2014, उसको पेंशन मिलेगा 7,605। आप दोनों का बीच का आप गैप देख लीजिए। उसी तरह से हायर रैंक नायक सोल्जर है, वो रिटायर्ड इन 2013। जो 2013 में जो नायक सोल्जर रिटायर होगा वो पेंशन कम पाएगा उसके बाद का जूनियर जो रैंक ऑफिसर है उससे भी। ये सारी फॉर्मूला एक रैंक एक पेंशन की जो कोश्यारी कमेटी थी उनको बिल्कुल ध्वंस करने वाला ये फॉर्मूला आया। नाउ अब जो ऑटोमेटिक पेंशन रिवाइज नहीं होता है उसकी वजह से जो सोल्जर 7th पे कमीशन का जिसको लाभ, सोल्जर में सिर्फ सिपाही की बात करता हूं, उस सोल्जर को 2014 से पहले अगर रिटायर्ड हुआ है
और 7th पे कमीशन का उसको लाभ नहीं मिलेगा, उसकी वजह से उसे हर महीने 2548 रुपीस का लॉस हर महीने होगा। मैं आपके कैलकुलेशन और इसमें आपको सुविधा रहे, इसके लिए जो मेरा एक इंग्लिश नोट है वो मैं विनीत भाई को कहूँगा आपको मेल कर देंगे, जिससे आपको ये जो पूरा कैलकुलेशन उसको समझने में आसानी रहेगी। एक और हमारी आर्मी की बहादुरी, हमारे जवानों की शहीदी, आज तक किसी सरकार ने उसके नाम पे ना राजनीति की ना वोट मांगे। दूसरी ओर आज की सरकार है जो हमारे जवानों की बहादुरी पे वोट बैंक पॉलिटिक्स भी करते हैं और उनका अधिकार OROP कोशियारी कमेटी की सिफारिश पार्लियामेंट में आप स्वीकार करते हो और फिर एक लेटर के जरिए आप दोनों चीजें बदल देते हो। जो 1 रैंक 1 पेंशन में की जगह आप 2013 में रिटायर हुए हैं तो आपका फिक्सेशन 2014 से लागू करेंगे और ऑटोमेटिक फिक्सेशन की बजाय 5 साल के बाद ही फिक्सेशन होगा, जिससे ना 1 रैंक 1 पेंशन टिकता है, असमानता आती है। मैं मांग करता हूं कि मोदी जी इन मुद्दों का जवाब दें। कोशियारी कमेटी की सिफारिश ज्यों की त्यों लागू करना, आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे झूठ क्यों बोला? सिर्फ एक लेटर से ये नुकसान क्यों? जो हमारे 24 लाख फौजी, 6.5 लाख विडोज, हमारे शहीदों की विधवाएं भी उसमें शामिल हैं, उनके परिवारों को ये नुकसान क्यों? और जो ऑटोमेटिक पेंशन फिक्सेशन की बजाय 5 साल के बाद रिव्यू करके आपने जो नुकसान 7th पे कमीशन का बड़ा नुकसान हमारे जवानों को हो रहा है वो क्यों? और जैसे का तैसा ही आप क्यों नहीं लागू करना चाहते हो? ये मेरे मेन सवाल मोदी जी को है। मैं फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सरकार की जो खोखली बातें थी उसमें कहा कि रोजी पिक्चर मत दिखाओ, रियलिटी कुछ अलग है। और यही हकीकत मैंने आपके सामने रखी है। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। एनी क्वेश्चंस? इसी टॉपिक पे पहले हो तो ठीक। सर मेरा सवाल यूक्रेन और रूस का जो मुद्दा चल रहा है उस पर है। यूक्रेन में तकरीबन 18,000 जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं वो फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनको निकालने का कोई फैसला नहीं लिया। जो पेरेंट्स हैं वो लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को इसकी चिंता ज़रूर करनी चाहिए। मैं भी देखता हूँ, सोशल मीडिया पे भी आता है, मुझे भी कुछ विद्यार्थियों के पेरेंट्स के फ़ोन आए कि साहब आप प्राइस तो देख लो, यूक्रेन से अगर भारत आना था तो कितने टिकट थी और आज उसमें कितनी बढ़ोतरी हो गई है। तो सरकार पूरी व्यवस्था करें। एयरलाइंस कंपनियां हमारे देश के बच्चों के परिवार से पैनिक में वापस आना है तो उसमें बहुत पैसे उनके खर्च ना हो, उसकी भी चिंता करें। मुझे दुख है कि एयर इंडिया तो मोदी जी ने बेच दिया। आखिर PSU किस काम के होते हैं? पब्लिक सेक्टर है, उसका काम मुनाफा कमाना नहीं है। वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होते हैं, वो सर्विस ओरिएंटेड होते हैं। आज आपने ठीक ठाक किया होता, आपकी एयरलाइन होती, आप एयर इंडिया से लोगों का शोषण भी ना हो और ला सकते हो। तो आज भी कोई आपकी पॉलिसी भी देखे, एयरलाइन कंपनीज बिना वजह शोषण ना करे वो भी देखे। हमारे बच्चे जो यूक्रेन में हैं
उनकी सलामती की सरकार चिंता करे और पूरी जो सिचुएशन बनी है और जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में खबरें आ रही है उसके ऊपर पूरी नज़र हमारा विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी रखे, सिर्फ चुनावी मोड में ना रहें, इंसानी मोड में रहें, ये मैं ज़रूर अनुरोध करूंगा। शक्ति भाई, मेरा सवाल ये है कि कल पंजाब के भीतर मतदान से पहले कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको क्या लगता है कि जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों का असर पंजाब के मतदान पर भी पड़ेगा? देखिए, इस देश का हर नागरिक कुछ चीज़ों को लेके सेंसिटिव भी होता है, चिंतित भी होता है। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के सबसे विश्वासु सिपाहियों में से एक थे। अब उन पे आज आम आदमी पार्टी क्यों विश्वास नहीं कर रही है, उसका जवाब तो उन्हें ही देना होगा कि जिसका विश्वास आपका इनके ऊपर बहुत था, विश्वास के ऊपर आपका विश्वास, तो आज उसकी बात पे आपका विश्वास क्यों नहीं है, उसका जवाब देना चाहिए। जो बात आई है उसे सिर्फ चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं समझता हूं मैं, और ये चिंता का विषय है। राजनीति में सत्ता की भूख जरूर होती है, पर वो राष्ट्र के हित के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। इसी जुड़ा सवाल है, जब कई लोगों ने आरोप लगाया कि इनके जो संबंध चरमपंथियों से, अलगाववादियों से है, तो उन्होंने कहा भगत सिंह को भी अंग्रेजों ने आतंकवादी कहा और आज उनके चेलों को भी लोग आतंकवादी कहते हैं, यानी अपनी तुलना वो भगत सिंह से कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि हमें हमारी उन महान हस्तियों को इतना भी अपने आप में नहीं हो जाना चाहिए कि उनके साथ अपने आप को आप कंपैरिजन करने लगो। जिस तरह से अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाया था और जिस तरह से उनका शासन था, उसके खिलाफ लड़ने वाले भगत सिंह जी, तो क्या आज आप ये कहते हो कि कुछ आतंकवादी यहाँ गतिविधि करते हैं और हमारी सरकार है जो भी पार्टी की रही, उस सरकार की क्या आप अंग्रेजों से तुलना करना चाहते हो? ये तो ठीक नहीं होगा। ना किसी को सरदार साहब बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना भगत सिंह बनने की कोशिश करनी चाहिए। उनके सिद्धांत और उनका बलिदान, उसके कंपैरिजन में एक चुटकी भर भी आप नहीं हो, ये बात समझना चाहिए। और ऐसे कंपैरिजन से उन महान आत्माओं का मैं मानता हूं अपमान होता है। मेरा एक दूसरा सवाल है कि सबसे बैंक घोटाले को कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद अरुण गांधी ने कहा कि इस महाभ्रष्ट व्यवस्था से लड़ने के लिए एक मजबूत सरकार का होना चाहिए, इस सरकार की ये उम्मीद मेरी नहीं है। देखिए, मोदी जी बहुत बड़े बातों के साथ इस देश में शासन में आए थे और उनके आने के बाद जिन जिन के साथ उनका करीबी नाता था, वही लोग इस देश से भाग गए। अगर आप देखें तो मालिया का हवाई जहाज 2014 में कौन यूज कर रहा था और क्या कैसे वो, आप अगर चौकीदार थे तो देश से कैसे भाग गया? हमारे नीरव भाई, वो कह के बगल में उसकी फोटो कौन खिंचवाता था और कैसे भाग गए? अभी अभी जो ऋषि अग्रवाल जो सबसे बड़ा घोटाला करके भागे, वो साउथ कोरिया, मोदी जी उसको डेलीगेशन में अपने साथ स्पेशल एयरक्राफ्ट यूएई से मंगवाया हुआ लग्जूरियस एयरक्राफ्ट, उसमें साउथ कोरिया, मोदी जी उनको क्यों लेके गए थे? हर वाइब्रेंट गुजरात में मोदी जी के साथ वो ऋषि अग्रवाल क्यों देखा जाता था? उस ऋषि अग्रवाल को कच्छ में सीमेंट प्लांट के नाम पे मुफ्त की कोड़ी की दाम पे जमीन किसने दी? मोदी जी ने दी। मैरीटाइम यूनिवर्सिटी बनाऊंगा कह के उसने सूरत के पास बहुत ही कीमती जमीन
मुफ्त के दाम में मोदी जी ने क्यों दी? उसमें मैरीटाइम यूनिवर्सिटी तो बनी नहीं। एक और आप बैंक के मुखिया को चंदा कोचर जैसे को बिठाते हो, दूसरी ओर इस फ्रॉड करने वाले को वाइब्रेंट गुजरात में बिठा के फिर पैसे दिलाते हो और फिर वो लेके भाग जाते हैं। भाजपा के एक सांसद की अंतरात्मा जागी है। मैं मानता हूं कि और भाजपा के सांसद भी इन मुद्दों पे जो राहुल जी कहते हैं डरो मत, राष्ट्र के हित के लिए आवाज उठाओ, वो करें। थैंक यू जी। देखिए, आपकी